प्रदेश में समग्र शिक्षा परियोजना के तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRP व संकुल रिसोर्स पर्सन CRP के रिक्त पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रखने के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग से आचार संहिता में छूट देने की अनुमति मांगी है। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा की ओर से प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी पत्र में उक्त पदों पर तैनाती प्रक्रिया जारी रखने की मांग की गई है। इससे पहले प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को विभागांतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगने के निर्देश दिए गए। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि राज्य में शैक्षिक गतिविधियों में सुधार लाने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके क्रम में सरकार ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत विगत कई वर्षों से रिक्त चल रहे BRP CRP के पदों को भरने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया, लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत देश भर में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते उक्त पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी। राज्य में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब उक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभागीय उच्चाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग से आचार संहिता में छूट लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर से निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता में छूट की अनुमति मिलते ही ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRP के कुल 285 पदों तथा संकुल स्तर पर संकुल रिसोर्स पर्सन CRP के 670 रिक्त पदों पर कार्मिकों को आउटसोर्स के माध्यम से तैनात किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2500 पदों को भी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर पर उक्त पदों को भरने की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी है। आचार संहिता में ढील मिलते ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टर रावत ने बताया कि उक्त रिक्त पदों पर कार्मिकों की तैनाती होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, जिसका लाभ छात्र छात्राओं को मिलेगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अपने कार्यशैली से हमेशा लोगों के बीच सुर्खियों में बने रहते हैं। कमिश्नर दीपक रावत जनता दरबार में मिली शिकायत के बाद निर्माणाधीन रिजॉर्ट बड़ी कार्रवाई किया है। दीपक रावत ने बताया कि बजून ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई कि बजून के घिंघारी तोप में एक रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनके द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ और पहाड़ काटकर इसी सामग्री से रिसोर्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि रिजॉर्ट स्वामी द्वारा वन विभाग व ग्रामीणों की जंगल आने जाने वाली पगडंडी को नष्ट कर नए मार्ग का निर्माण किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद बुधवार को निरीक्षण में कमिश्नर ने पाया कि रेस्टोरेंट स्वामी धर्मेंद्र सिंह मेहरा द्वारा बड़े पैमाने पर चीड़ और बांज के वृक्ष काटे गए हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा पहाड़ काटकर अवैध खनन का कार्य भी किया गया है। रेस्टोरेंट में हिरन के अवशेष, आरा मशीन, पत्थर, बजरी और काटे गए पेड़ों के गिलटे भी मिले। पूरे मामले में कमिश्नर ने SDM नैनीताल प्रमोद कुमार को खनन की खरीद की जांच करने के निर्देश दिए और वन विभाग नैनीताल SDO राजकुमार को निर्देश दिए कि रेस्टोरेंट में पाए गए सभी पेड़ों की जांच कर लें और यह कहां से खरीदे गए इसका भी पता करें। इसके अलावा बजून क्षेत्र के फॉरेस्टर मनोज बुडलाकोटी के खिलाफ समय से अपने उच्च अधिकारियों को सूचित न करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की निर्देश दिए। SDO वन विभाग नैनीताल और फॉरेस्टर बजून को संबंधित के खिलाफ की गई कार्रवाई के दस्तावेजों को लेकर तत्काल हाजिर होने के निर्देश दिए। कमिश्नर दीपक रावत ने SDM नैनीताल को और SDO वन विभाग को निर्देशित किया कि रिसोर्ट स्वामी धर्मेंद्र सिंह मेहरा द्वारा किए गए सभी आपराधिक मामलों का संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में मासूम के साथ खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने मालकिन के शराब पीने से टोकने पर इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपी की निशानदेही पर वारदात को अंजाम देने में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। SP अभय सिंह और CO अनुषा बडौला के अनुसार आशु ने पूछताछ में बताया कि वह नशे का आदी है और नदीम के साथ जूस की दुकान में काम करता है। 21 अप्रैल को नदीम की पत्नी ने उसे शराब पीने को लेकर डांटा तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। उन्हें सबक सिखाने के लिए वह उनके 13 साल के बेटे अहद को घुमाने के बहाने से अपने साथ ले गया। चैती चौराहे के पास से शराब खरीदकर पीने के बाद उसने अहद का चाकू से गला रेता और उसे शराब के ठेके के पास झाड़ियों में छोड़ दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर झाड़ियों में फेंका चाकू भी बरामद कर लिया। आरोपी के विरुद्ध केस में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। पुलिस टीम में थाना प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी, उप निरीक्षक जीवन सिंह चुफाल, हेड कांस्टेबल शेखर बनकोटी आदि शामिल रहे। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य के तहत भवनों के आगे गड्ढों बनाने से नाराज केदार सभा, तीर्थ पुरोहित समाज और हक हकूकधारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस अधीक्षक को दी गई तहरीर में मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आगामी 10 मई से केदारनाथ में अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी है। केदारनाथ के कपाट भी 10 मई को खुल रहे हैं। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने बताया कि जून 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों में केदारनाथ से जुड़े लोग प्रशासन का हर संभव सहयोग कर रहे हैं।
लेकिन प्रशासन पुनर्निर्माण के नाम पर मनमानी कर उनके हकों व अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित व हकधारियों के आवासीय व व्यावसायिक भवनों के आगे गड्ढे किए जा रहे हैं, जो समझ से परे है। इन गड्ढों से उनके भवन को खतरा पैदा हो गया है। इस संबंध में अधिकारी कर्मचारियों से पूछने पर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कहा कि केदार घाटी के सैकड़ों परिवार यात्रा पर निर्भर हैं। केदारनाथ में उन्हें भूमिधरी का अधिकार मिला है, लेकिन वर्तमान में वह जमीन उनके कब्जे में नहीं है। प्रशासन द्वारा जब तब उन्हें अकारण परेशान किया जा रहा है। केदार सभा के महामंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया, मामले में केदार सभा ने भी बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की है। कहा कि शासन प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में 10 मई को केदारनाथ में समस्त व्यापारी अपने होटल, लॉज, ढाबा, दुकान, भवन और विश्राम गृह बंद रखेंगे। इधर पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार गिलदियाल ने बताया कि कुछ तीर्थ पुरोहित अपनी समस्या लेकर आए थे। मामले की जानकारी ली जा रही है। प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर करीब 30 करोड़ रुपए का खर्च आया। ये धनराशि करीब 40,000 की संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के रहने और खानपान की व्यवस्था पर खर्च की गई। इस बार का कुल खर्च पिछली बार के लोकसभा चुनाव से करीब 20% अधिक बताया जा रहा है। बता दें कि इस बार चुनाव कराने के लिए पुलिस की ओर से केंद्र से अर्धसैनिकों की 115 कंपनियां मांगी गई थी, जबकि अन्य प्रदेशों से होमगार्ड भी मांगे गए थे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पुलिस को अर्धसैनिक बलों की 63 कंपनी और करीब 12,000 होमगार्ड चुनाव कराने के लिए मिले थे। इसके अलावा स्थानीय पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला था, जबकि इस बार कुल मांग के सापेक्ष प्रदेश को 65 कंपनी अर्धसैनिक बलों की आवंटित हुई थी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से लगभग 14,000 से ज्यादा होमगार्ड और आर्म्ड पुलिस बल आवंटित हुआ था। इनमें से 20 कंपनी अर्धसैनिक बल आचार संहिता लगने के करीब 10 दिन बाद ही प्रदेश में पहुंच चुका था। इस बल के लिए प्रदेश में गाड़ी, रहने और खाने पीने के लिए व्यवस्था शुरुआत से ही की जा रही थी, जबकि मतदान से एक सप्ताह पहले तक पूरी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल पहुंच गया था। लगभग 10 दिनों तक 40,000 जवानों और अधिकारियों के लिए पुलिस ने इंतजामात किए, जिन पर करीब 30 करोड़ रुपए का खर्च आया। अब प्रदेश से भी पीएसी की कंपनियां बिहार व अन्य राज्यों में चुनाव कराने के लिए गई हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस बार पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए 40 करोड़ रुपए की मांग की थी। यह मांग अर्धसैनिक बलों की संख्या के हिसाब से की गई थी, लेकिन पिछले साल के जितना ही बल प्रदेश को इस बार मिला था, लिहाजा खर्च भी इससे कम करीब 30 करोड़ रुपए ही बताया जा रहा है। पिछले चुनाव में अर्धसैनिक बलों और होमगार्ड आदि के लिए व्यवस्थाओं पर करीब 25 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल खर्च का आकलन किया जा रहा है। सभी जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट और खर्च का ब्यौरा मुख्यालय ने मांगा है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।